सो गाइस, एक पीसी लेना जितना फन जॉब रहता है और जितना एक्साइटिंग रहता है उसके पार्ट्स को एक साथ इकट्ठे करके बिल्ड करना, उससे ज़्यादा जॉब वो एक कंफ्यूजिंग भी है। बेसिकली हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे ऑप्शंस देख के मार्केट में कि हमें पता नहीं चलता कि कौन सा वो राइट पार्ट है या राइट कंपोनेंट है जो हमारे गेमिंग को एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा। तो मैं हूं रजत द्विवेदी, आप देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन राइट पीसी कंपोनेंट पार्ट्स की जो हमारे को एक गेमिंग एक्सपीरियंस देता है हमारे हिसाब से। तो उसी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इजीली आप अपने पीसी के कंपोनेंट्स को चूज कर सकते हैं। तो गाइस, पिछले 6-7 साल से हम लोग नेहरू प्लेस की मार्केट में बैठे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हमें इतने सारे लोग मिलते हैं, इतने सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे यार हैं जो हमें बताते हैं कि भाई तुम हमारे लिए पीसी बना दो, हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमारा ये बजट है, हमारे लिए पीसी बना दो, हमें फलाना गेम खेलनी है। सो उन लोग को एक्चुअली ये नहीं पता होता कि उनको किस एक्सटेंट तक जाना है। कोई भी उनको बोल दे, कोई भी यूट्यूब पे वो वीडियो देख लें कि उनको बता दें कि भाई तुम्हें कम से कम RTX 3070 तो चाहिए अगर तुम्हें गेमिंग करनी है, तो तुम्हें कम से कम एक i5 या Ryzen 5 5600X तो रखना ही पड़ेगा अगर तुम्हें गेमिंग अच्छी लेवल पे करनी है तो। जबकि अगर कोई एक कैजुअल गेमर है उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो एक नॉर्मल पीसी भी बनाए 40-50 हज़ार रुपये तक का, तो उनको गेमिंग का वो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो 2020 और 21 में पीसी टेक इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आई है कि हम लोग इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन से पार्ट को चूज़ किया जाए। चाहे वो एक ग्राफिक कार्ड हो, 3000 सीरीज़ के आने के बाद इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं, क्योंकि पुराने भी अवेलेबल हैं, नए भी आ गए हैं। प्रोसेसर्स को देखें तो i9, R9, R7, 3950X, पता नहीं कितने सारे आपके प्रोसेसर्स आ गए हैं जो आपको एक्चुअली चूज़ करने में इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि क्या पैसा खर्च किया जाए एक्चुअली। तो उसी के बारे में थोड़ा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एक्चुअली अगर आप एक पीसी सिलेक्ट करने जा रहे हैं, कंपोनेंट सिलेक्ट करने जा रहे हैं, तो आपको कौन से उन फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए एक पीसी बिल्ड करने से पहले। सो गाइस, पीसी बिल्ड करने से पहले 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अपने आप से अनबायस्ड वे में पूछने हैं कि आपको एक्चुअली पीसी बिल्ड करना क्यों है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप गेमिंग के लिए कर रहे हैं, तो गेमिंग के लिए कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ है कि आप कौन सी गेम्स खेलना चाहते हैं। आपने गेम सेलेक्ट कर ली कि भाई ये फलाना मैं 2-4 गेम्स खेलना चाहता हूँ। उसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपका बजट क्या है। तो इन 2 चीज़ों को आप ध्यान में रख के अगर अपना पीसी बिल्ड करोगे तो कभी भी आप एक ओवर किल नहीं करोगे अपने बजट को, ऐसी फालतू चीज़ों पे खर्चा नहीं करोगे जो लोगों से देखा देखी लोग यूजुअली कर लेते हैं। तो गाइस, दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, लोग तो 5-5 लाख के पीसी भी ले रहे हैं, हर कोई तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि यार मेरे को ये 4 गेम्स अगर मैं खेल रहा हूँ तो वो खेलने के लिए मिनिमम बजट कितना चाहिए। ठीक है, तो वो बजट डिसाइड करने के बाद आपको ये भी देखना है कि अगर तो मैं सिर्फ गेमिंग कर रहा हूँ तो ये ठीक है, अगर मुझे गेमिंग के अलावा 4 चीज़ें और करनी है, फॉर एग्जांपल आपको एडिटिंग भी करनी है, ठीक है, एडिटिंग करनी है और उसके साथ मल्टीपल विंडोज़ भी चलाने हैं, तो उसके लिए आपको एक अच्छा CPU चाहिए। मल्टीपल विंडोज़ चला रहे हो तो अच्छी रैम भी चाहिए, SSD भी चाहिए, और उसके साथ अगर आप स्ट्रीमिंग भी कर रहे हो तो आपको मल्टीपल मॉनिटर्स चाहिए। तो जैसे जैसे आप अपनी डिफ़िकल्टी जो है बढ़ाते जाओगे, आपका बजट भी बढ़ता रहेगा। सो अगर आप अपने आप से बैठ के पूछेंगे कि आपका एक्चुअली में मिशन क्या है एक पीसी बनाने का, आप गेमिंग करना चाहते हो, आप गेमिंग से पैसा कमाना चाहते हो, इंटेंस गेमिंग करना चाहते हो, या फिर कैजुअल गेमर बनना चाहते हो, तो एक कैजुअल गेमर को उतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती जितना एक इंटेंस गेमर को पैसा खर्च करने की जरूरत होती है। तो वो आपको अपने आप से पूछना है। तो अब हम लोग चलेंगे धीरे धीरे उन पार्ट्स के ऊपर कि जिनको आप लेने से पहले एक नज़र ज़रूर इस वीडियो पे डालिएगा कि उस पार्ट के से आपको क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे बजट जो है गेमिंग पीसी का वो डिसाइड करते हैं सिर्फ 2 कंपोनेंट्स। वो है एक आपका GPU और दूसरा है CPU, ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर। जो ग्राफिक कार्ड होता है वो बेसिकली सबसे महंगा एक कंपोनेंट होता है हमारे कंप्यूटर का। अब ये ग्राफिक कार्ड ही आपके गेमिंग के एक्सपीरियंस को डिसाइड करता है कि अगर आपने गेम 60 FPS पे खेलनी है, 80 पे खेलनी है, 100 पे खेलनी है या 150 पे खेलनी है। सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ ग्राफिक कार्ड यू यूज़ और उसको किस एक्सटेंट तक आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप 60 FPS पे खेल रहे हो तो शायद आपके लिए एक 1650 भी काफ़ी रहे। अगर आप उसको 150 FPS पे खेलना चाह रहे हो तो शायद आपके लिए 360 Ti भी काफ़ी ना हो। तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको किस लेवल की गेमिंग करनी है। ठीक है,
तो इसलिए आप, और सेकेंडली इस पे ये भी डिपेंड करता है कि आप जो मॉनिटर चूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप का मॉनिटर चूज़ कर रहे हैं। आप जिस मॉनिटर पे गेमिंग देख रहे हैं, खेल रहे हैं, वो 1080p HD मॉनिटर है या 144 हर्ट्ज का अल्ट्रा HD मॉनिटर है। ग्राफिक कार्ड्स की परफॉर्मेंस तो आपको इवेंचुअली आपके स्क्रीन पर ही दिखेगी ना, तो वो आपको चूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपस में मिली होती हैं। और सेकेंडली ग्राफिक कार्ड्स की मार्केट इतनी अनस्टेबल है इन द करंट सिनारियो। कोई ग्राफिक कार्ड इतने महंगे हैं, कोई सस्ते हो रहे हैं। 1660 Ti सस्ता होने जा रहा है, तो अगर आप 1650 देखेंगे तो शायद वो 16 Ti से महंगा ही हो। तो ये ऐसी, मतलब आप मार्केट में सिनेरियो देखोगे कि जो हमने भी फेस किया है। हम नेहरू प्लेस में बैठे, हमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है ग्राफिक कार्ड्स के प्राइजेस के पीछे। इसलिए हम लोग को हाई लेवल ग्राफिक कार्ड्स ही सजेस्ट करते हैं या लो लेवल। मिड रेंज में 2000 सीरीज तो हम किसी को सजेस्ट ही नहीं करते। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा आता है वो है CPU। बेसिकली अगर आपको गेमिंग करनी है तो उसके लिए आपको एक ग्राफिक कार्ड से कंपैटिबल CPU भी चाहिए, ताकि आपका ग्राफिक कार्ड अगर हाई लेवल का है तो वो आपका CPU बॉटलनेक ना करे। आपने जिस पैसे पे ग्राफिक कार्ड लिया है वो पैसा वर्थ भी तो होना चाहिए। इवेंचुअली अगर आपने एक छोटे लेवल का CPU ले लिया है और आपने हाई एंड ग्राफिक कार्ड ले लिया है, तो ग्राफिक कार्ड को परफॉर्म ही नहीं करने देगा, और जो वैल्यू आपने ग्राफिक कार्ड की खर्च करी है वो आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। CPU बेसिकली आप अगर देखें तो मार्केट का गोल्डन रूल है कि CPU 3 टाइप के होते हैं। एक तो हो गया आपका बजट गेमिंग के लिए CPU, एक हो गया आपका मिड रेंज गेमिंग CPU, और एक हो गया हाई एंड बिल्कुल लग्जरी टाइप CPU। सो अगर हम बजट गेमिंग की बात करें तो उसमें एक 4 कोर का CPU भी काफ़ी रहता है। साथ ही में अगर आप एक मिड रेंज CPU की बात करें तो उसमें 6 कोर काफ़ी हैं। और अगर आप एक हाई लेवल इंटेंसिव गेमिंग का एक CPU चाहते हैं तो वो उसमें शायद 8 कोर 10 कोर भी काफ़ी हों। तो वो आपको चूज करना है कि आपको किस लेवल की गेमिंग करनी है। सारा घूम फिर के वहीं आता है कि आपको ही खुद डिसाइड करना है कि व्हाट काइंड ऑफ अ गेमर यू वांट टू बी। अब इसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आपने CPU की यूटिलाइजेशन सिर्फ गेमिंग से ही करनी है या आपने एडिटिंग, स्ट्रीमिंग और बाकी सारे वेरियस फंक्शंस भी उस पर करने हैं। तो अगर आपने वेरियस फंक्शंस करने हैं तो आपको मल्टीपल थ्रेडिंग की जरूरत है। मल्टीपल थ्रेडिंग में फिर जब भी आप CPUs में जाएंगे तो ऑब्वियसली प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे ऐड ऑन करती हैं आपकी प्राइसिंग पे। तो अब हमने बात कर ली कि आपके GPU और CPUs क्या सिलेक्ट करने वाले हैं। यही दो एक ऐसे मेजर कंपोनेंट्स हैं जो आपके बजट को डिसाइड करते हैं, और इसके बाद के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ईजी हो जाते हैं फिर सिलेक्ट करने। एक बार आपने प्रोसेसर सिलेक्ट कर लिया कि आप AMD या इंटेल का जिसका भी यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपको मदरबोर्ड भी उन्हीं से ही कंपैटिबल यूज़ करना पड़ता है। मदरबोर्ड्स 3 टाइप के आते हैं, ATX, मिनी ATX, माइक्रो ATX। अगर मदरबोर्ड्स की बात करें तो हम गेमर्स के लिए मदरबोर्ड में सिर्फ 2-3 चीज़ें ही होती हैं देखने के लिए। एक तो उसमें अच्छे खासे रैम स्लॉट्स होने चाहिए, कम से कम 4, और वाईफाई सपोर्ट हो तो बल्ले बल्ले है, अगर नहीं हो तो हम लैंड सपोर्ट से काम चला लेंगे। बाकी M.2 SSD के स्लॉट्स तो लगभग सभी मदरबोर्ड्स पे आपको देखने को मिल ही जाते हैं। आजकल जो लेटेस्ट मदरबोर्ड्स आ रहे हैं, अगर आप AMD की बात करो तो B350, B450, B550 मदरबोर्ड्स आपको मिलेंगे। अगर आप इंटेल की बात करो तो Z390, Z490, Z590 मदरबोर्ड्स मिलेंगे। अब ये इवेंचुअली बात आती है कि आप अपने PC को कितना फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हो। अगर आप अपने PC को फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हो तो एक मिड से थोड़ा ऊपर का लेवल का मदरबोर्ड ले लो, ताकि कल को अगर आप प्रोसेसर को एक्सपैंड करना चाहते हो तो एक्सपैंड भी हो जाए। अगर आप उसके ऊपर बाकी सब फंक्शन जैसे रैम बढ़ाना चाहते हो तो रैम भी बढ़ जाए। 4 स्लॉट्स हैं, 2 पहले यूज कर लिए, 2 बाद में यूज कर लिए। सो ये होती है फ्यूचर प्रूफिंग। ग्राफिक कार्ड्स और प्रोसेसर में आप फ्यूचर प्रूफिंग नहीं कर सकते, मदरबोर्ड्स में आप कर सकते हैं। सो गाइस, अगर हम मदरबोर्ड की बात करें तो सबसे मेन फंक्शन जो मुझे लगता है आपको मदरबोर्ड पे जिसका ध्यान देना चाहिए वो है VRM। एक मदरबोर्ड अच्छा या बुरा उसके VRM लेवल से ही जाना जाता है। अगर उसमें VRM डिसिपेशन अच्छी है तो वो बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, अगर नहीं है अच्छी तो फिर उस हिसाब से मैं उसको अच्छा रेट नहीं करूँगा। VRM का मतलब होता है कि आपके मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट्स तक इक्वल अमाउंट ऑफ पावर जानी चाहिए, जिससे कि उन सारे पार्ट्स को परफॉर्म करने का इक्वल मौका मिले। इसके अलावा आपको आपके मदरबोर्ड पर SSD स्लॉट्स जो M.2 हैं उसमें आप NVMe SSDs लगा सकते हैं, वो मिलेंगे। अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपके कंप्यूटर थोड़ा फास्ट बन जाता है, विंडोज़ की बूटिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा आपका, और आपके जितने भी विंडोज़, जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं वो आराम से चलेंगे। सो गाइज, अब हमने अपना GPU, CPU और मदरबोर्ड तो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं उन बाकी कंपोनेंट्स पे जो आप अपनी चॉइस के हिसाब से चूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहला कंपोनेंट है रैम। बेसिकली रैम जो है आजकल का जो न्यू नॉर्मल है वो है 16 GB। चाहे आप गेमिंग करें, एडिटिंग करें, मिनिमम 16 GB रैम तो आपको चाहिए, ठीक है।
तो इसमें अब आपके अगर मदरबोर्ड पे 4 रैम स्लॉट्स हैं तो आप 8-8 GB की 2 लगा सकते हैं, आप 16 GB की 1 लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, ताकि फ्यूचर में एक्सपैंड करना चाहे तो एक्सपैंड भी कर सकते हैं। बाकी अब रैम भी RGB का तड़का तो लगता ही है रैम्स में भी। अगर आप देखें तो RGB का श्रृंगार अगर लगेगा तो खर्चा तो मांगेगा बॉस। तो अगर आप रैम पर RGB का तड़का चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे उसके, और इवेंचुअली आपका थोड़ा एस्थेटिक लुक तो मिलेगा, एक और सुंदर सा एक आपको पीसी दिखने को मिलेगा। रैम स्टिक्स पतली सी होती हैं, उस पर RGB बहुत अच्छा लगता है। तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपका बजट आपको उसके लिए अलाउ करता है कि नहीं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें तो वो आता है हमारा CPU का कूलिंग। अगर आप कूलिंग की बात करें तो कूलिंग सिर्फ 2 ही टाइप की होती है, एक होती है एयर कूलिंग और एक होती है वाटर कूलिंग। एयर कूलिंग के लिए आपके स्टॉक कूलर्स आते हैं, वाटर कूलिंग के लिए आपके AIO लिक्विड कूलर्स आते हैं। तो अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है, अगर आप एक इंटेंस गेमर हैं तो आप लिक्विड कूलिंग के साथ जाइए। अगर आप एक मिड रेंज गेमर हैं या बजट गेमर हैं तो आपको लिक्विड कूलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एयर कूलर आपके लिए सफिशिएंट है। आप इवेंचुअली एक लिक्विड कूलर पे एक्स्ट्रा पे भी करते हैं, आपको उसके हिसाब से आपके कैबिनेट में जगह भी चाहिए होती है। हाँ, थोड़ा सुंदर लगता है, अच्छा एस्थेटिक लुक देता है, बट एट व्हाट कॉस्ट? अगर आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो एक स्टॉक कूलर, एयर कूलर आपके लिए गुड टू गो है। इट इज़ इनफ टू कूल डाउन योर पीसी। बाकी आप अगर चाहते हैं आपको रंग बिरंगे एस्थेटिक लुक चाहिए तो अपने कैबिनेट में RGB का श्रृंगार करो, कौन रोक रहा है आपको? RGB फैंस लगाओ। तो नेक्स्ट चीज़ आती है, वो है हमारा कैबिनेट। अब कैबिनेट चूज करना वो हमारी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। अगर आपने एक ATX लेवल का मदरबोर्ड चूज किया है तो उसके लिए एक आपको मिड टावर कैबिनेट काफ़ी रहती है। अब उसमें कितनी स्पेस है, आप उसमें क्या लगाना चाहते हो, किस टाइप की कैबिनेट चाहते हो, क्लोज चाहते हो, ट्रांसपेरेंट चाहते हो या ओपन चाहते हो एवरी एंड से, वो आपकी अपनी चॉइस है। आपका बजट जितना अलाउ करता है। कैबिनेट 3000 की भी आती है, कैबिनेट 20,000 की भी आती है। तो आप जो चूज करना चाहो दैट इज योर चॉइस। सो गाइस, अगर हम एक अच्छी कैबिनेट की बात करें तो सिर्फ लुक्स के अलावा अगर मैं जिस चीज़ पे ध्यान दूंगा वो है उसकी एयर फ्लो या वेंटिलेशन। एक वेल वेंटिलेटेड कैबिनेट जो है वो कूल डाउन बहुत आराम से होती है, उसमें हीटिंग इश्यूज नहीं आते और उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स बहुत बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कूल जितना कंपोनेंट रहेगा उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस भी देगा। सो इसलिए जितनी वेल वेंटिलेटेड कैबिनेट रहे उतना ही आपके लिए अच्छा है। एस्थेटिक्स को सेकंड नंबर पे रखें, वेंटिलेशन को फर्स्ट पे रखें। अगर नेक्स्ट स्टेप पे चलें तो वो आती है आपकी PSU, जिसको हम कहते हैं पावर सप्लाई यूनिट। आपके पीसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही पावर सप्लाई यूनिट है। अगर आपने लाखों का पीसी बना लिया, हज़ारों रुपए खर्च कर दिए CPU और GPU पे, अगर उन कंपोनेंट्स तक एक अच्छी सप्लाई नहीं जा रही है पावर की, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। पावर सप्लाई बहुत सारे ब्रांड्स की आती है, बहुत सारी नॉन ब्रांडेड पावर सप्लाईज भी आती हैं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी आप पावर सप्लाई नॉन ब्रांडेड तो बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपका पावर सप्लाई उड़ा तो शायद आपके पूरे पीसी के कई सारे कंपोनेंट्स भी उड़ सकते हैं। पावर सप्लाई आपको चूज करनी है आपके कंपोनेंट्स की कितनी पावर यूजेज है उस हिसाब से। अगर आप पावर सप्लाई के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आपकी पावर सप्लाई कितनी होनी चाहिए, तो आप उसके लिए पावर सप्लाई कैलकुलेशन टूल्स भी आते हैं ऑनलाइन, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये टूल्स आपको इजीली बता देते हैं कि आपके जितने भी आपने कंपोनेंट्स यूज करे हैं उसकी इवेंचुअली पावर रिक्वायरमेंट होनी कितने वाली है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ऐड ऑन करके आप पावर सप्लाई ले सकते हैं। अगर आप फ्यूचर प्रूफ रहना चाहते हैं पावर सप्लाई से रिलेटेड और बार बार नहीं यूज़ करना चाहते पावर सप्लाई को, तो आप एक अच्छी खासी हाई एंड पावर सप्लाई भी ले सकते हैं किसी भी ब्रांड की, चाहे वो ब्रॉन्ज रेटेड हो, सिल्वर रेटेड हो, प्लैटिनम रेटेड हो। जितने भी आप पावर सप्लाईज लें, अगर किसी ना किसी रेटेड है तभी लें, नहीं तो मत लें। सो गाइस, अगर हम नेक्स्ट चीज़ पे आए तो वो है स्टोरेज। आपके पीसी की स्टोरेज 500 GB तो मिनिमम होनी ही चाहिए। उसके लिए आप अपनी कोई भी SATA हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, चाहे वो WD की हो या Seagate की हो। बाकी अगर आपकी स्टोरेज अमाउंट ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ें सेव करते हैं आप, आपका स्टडी मटेरियल बहुत है, तो उसके लिए आपको 1 TB या 2 TB हार्ड डिस्क भी रख लें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी हार्ड डिस्क अपनी पर्सनल चॉइस है, जैसे जैसे आपको लगता है कि स्टोरेज बढ़ भी सकती है इन द नियर फ्यूचर, तो आप स्टोरेज को इवेंचुअली बाद में भी बढ़ा सकते हैं। तो गाइज, ये कुछ क्विक टिप्स थी एक पीसी सिलेक्ट करने से पहले। कुछ अगर आपको कंपोनेंट्स के बारे में कन्फ्यूजन हो रही है या आपको समझ नहीं आ रहा, मार्केट में बहुत सारी ओपिनियंस हैं कि ये ले लो, वो ले लो, ये अच्छा है, वो अच्छा है, और ये करते करते आपका बजट ही इवेंचुअली इंक्रीज हो रहा है, तो उससे बचने के लिए हमने आपको कुछ टिप्स दिए हैं। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि आपके काम आ रही हैं,
तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि हमें ऐसी ही और वीडियोस बनानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए कि कौन सी वो अच्छी वीडियोस हैं जो हम बना सकते हैं। और साथ ही में हमारी इस वीडियो को शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो गेमिंग का एक करियर शुरू करना चाहते हैं या गेमिंग के बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू गाइस, मैं हूं रजत द्विवेदी, आप देख रहे थे जेट लैब टेक टिप्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।